गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम देखेंगे। चूँकि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, उससे पहले हम थोड़ा सा समराइज़ कर लें कि हमने जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारत में कहाँ तक पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं, पहले एक ब्रीफ थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि हम लोगों ने किस किस मूवमेंट को पढ़ा है। तो इधर देखिएगा जो है कि हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है, 85 से शुरू किया था हम लोगों ने, 1885 से शुरू किया था। 1885 में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों ने 1905 में बंगाल विभाजन को पढ़ा, बंगाल विभाजन को पढ़ा। उसके बाद से 1906 में हम लोगों ने पढ़ा मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। 1907 में हम लोगों ने पढ़ा सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन जो हम लोगों ने 1907 में पढ़ा, और ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ठीक है, ये था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, ठीक है। हालांकि मैंने इसको चार्टर एक्ट में भी बताया है, लेकिन इवेंट की दृष्टि से, घटना की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि देखिए इसका रिलेशन जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना से था। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उसमें लॉर्ड कर्जन जो है कि 1906 में मिंटो थे। तो मिंटो के प्रतिनिधित्व मंडल जो था, मुसलमानों का जो प्रतिनिधि मंडल था, वो लॉर्ड मिंटो से क्या किया, मुलाकात किया, और मुस्लिम लीग की स्थापना यानी मुस्लिम लीग की स्थापना का जो है कि एक पूरा प्रकार से एक प्रक्रिया बनाई गई। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का एक अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1908 में। उसमें मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की थी, मांग की थी। 1908 में अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसको 1909 में भारत के सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दी। मॉर्ले 1905 की बात कर लेते हैं तो बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय या गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन थे, और लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल विभाजन करके कहाँ चले गए, वापस ब्रिटेन चले गए, और उनके स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनकर भारत आए, ठीक है। और इसके साथ ही ब्रिटेन में भारत का सचिव जो है वो किसको बनाया गया, जॉन मार्ले को बनाया गया, ठीक है। जॉन मार्ले को बनाया गया 1905 में, ये सचिव हो गए, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय हो गए। इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता में जो दरार पड़ी है बंगाल विभाजन के बाद से, उस दरार को क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। और इसी दरार को बड़ा करने के लिए उन्होंने 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी, घोषणा कर दी। आइए देखते हैं 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या क्या था। ये देखते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है ना। 1909 में जब भारत का सचिव किसको बनाया गया, भारत का
सचिव जॉन मॉर्ले को बनाया गया, मॉर्ले को बनाया गया। और भारत का वायसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड मिंटो को बनाया गया। ये घटना 1905 की थी, ठीक है। इसके बाद से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग से ही लॉर्ड मिंटो का जो है कि एक अलग लगाव रहा। वो जानते थे कि भारतीय एकता में अगर दरार डालना है तो हमको किसी एक पक्ष को, हिंदू या मुस्लिम में से किसी एक पक्ष को क्या करना होगा? अलग करना होगा। क्योंकि हिंदू जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक पार्टी में सशक्त थे, तो हिंदुओं को मतलब तोड़ना, मुस्लिमों से अलग करना ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक पक्ष जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमेशा नाखुश रहता था, वो था आपका मुस्लिम। और इसी मुस्लिम का जो है कि फ़ायदा उठा के 31 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। स्थापना के बाद उस समय भारतीय इतिहास में यानी भारतीय राजनीति में एक असामान्य सा उथल पुथल चल रहा था। क्योंकि कैसा उथल पुथल? 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो चुका था। तो एक प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल जो था उस समय भारत में क्या हो रहा था? चल रहा था। और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और 1909 में मॉर्ले मिंटो के सुधार अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई? मांग की गई, मुस्लिमों द्वारा मांग की गई। और इसको 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा क्या कर लिया गया? मान लिया गया। इसके साथ ही 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही भारत में भारतीयों को जो है कि बजट सत्र पर क्या करने का? बहस करने की क्या मिली? अनुमति मिली। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही भारतीयों को बजट सत्र पे क्या मिली? बहस करने की अनुमति मिली। भारत में एक जो है कि विधान परिषद की स्थापना का भी प्रावधान जो है कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किया गया। ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जॉन मॉर्ले बोलते हैं कि इस समय जो चल रहा है वो भारत के जो राजनीतिक है वो सामान्य ऊपर से क्या लग रहा है? एकदम शांत लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, जो कि एक मानव विषय की क्या है? न्यायोचित है। यानी भारतीय राजनीति में क्या हो रही है? एक काली बदली के समान है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने भारतीय राजनीति को काली बदली कहा? तो जॉन मॉर्ले ने कहा, ठीक है। इसके बाद से बजट सत्र पर प्रस्ताव किया गया और बजट सत्र के प्रस्ताव के बाद जो है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा पर लॉर्ड मिंटो ने कहा कि हम एक ऐसे फसल को बो रहे हैं जिसका हम एक ऐसे बीज को बो रहे हैं जिसकी फसल क्या होगी? हमेशा विषैली होगी। ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था? कि हम एक ऐसे बीज को बो रहे हैं जिसकी फसल अत्यंत विषैली होगी, अत्यंत विषैली होगी। ये किसने कहा था? देखिए ये पूछा गया है स्टेटमेंट कि ये किसने कहा था कि हम एक ऐसे बीज को बो रहे हैं जिसकी फसल अत्यंत विषैली होगी। तो ये किसने कहा था? तो लॉर्ड मिंटो ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ये स्टेटमेंट लॉर्ड मिंटो ने था। और ये इसका संबंध किससे था? तो मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र से था। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र से था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र से था। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या था? तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में ये बोला गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में ये बोला गया
कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, जहां मुस्लिमों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही क्या होगा, चुनाव के लिए उठेगा, यानी इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ेगा, और उसे जो वोट देना होगा या उसे जो मतदान देना होगा वो कौन देगा, एक मुस्लिम व्यक्ति ही दे सकता है। ये इसको बोला गया मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी सेपरेट इलेक्शन कमीशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, इसके बाद से 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहली बार भारतीयों को बजट पे बहस करने की भी क्या मिली, अनुमति मिली। बजट का कार्यकाल को क्या कर दिया गया, बजट के समय को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये रहा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं, और इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं, तो पहला ये रहा कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। और ठीक है, इसके बाद से बजट पर बहस करने की अनुमति ली गई। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किस भारतीय राजनीतिक की जो है कि वो ली गई थी, उनसे बातचीत की गई थी। मतलब कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किस भारतीय राजनीतिज्ञ से राय ली गई थी, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन के रूप में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि किससे राय ली गई थी, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ लिख दे रहे हैं पूरा नाम, गोखले से इस अधिनियम पर अंग्रेजों ने राय लिया था। इस अधिनियम पर अंग्रेजों ने राय लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले किस प्रकार के नेता थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उदारवादी नेता थे। यहाँ लिख लीजिएगा, पूछ लेता है, उदारवादी नेता। ठीक है, उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता थे। ठीक है, अच्छा ये विधेयक पास कब हुआ था, तो ये विधेयक जो पास हुआ था वो पास हुआ था 25 मई 1909 को। कब यह पास हुआ था, 25 मई 1909 को इस विधेयक को क्या किया गया था, पास किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1909 में इस अधिनियम को पास कब किया था, 25 मई 1909 को। मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद से बजट सत्र पे बहस करने की अनुमति मिली। ठीक है, और इस जो है कि विधेयक पर किस भारतीय नेता की राय ली गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले की ली गई थी। इसमें स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो है कि हम एक ऐसे बीज को बो रहे हैं जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी या विषैली होगी। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं दूसरा घटनाक्रम 1900 जो है कि 11 में दिल्ली दरबार। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट घटनाक्रम दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार,
ठीक है ना। दिल्ली दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, दिल्ली दरबार का महत्वपूर्ण पक्ष क्या था? तो आइए इस पर चर्चा करेंगे अभी। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। यह दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया था? तो सबसे पहले ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी कैथरीन मेरी का आगमन कहाँ होना था? भारत होना था, जिनके स्वागत के उपलक्ष्य में क्या लगाया गया? तीसरे दिल्ली दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि जो है कि जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में जो है कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन के रद्द होने के साथ ही जो भारत की जो अंग्रेजों की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि कलकत्ता से दिल्ली जो है कि अंग्रेजों ने अपनी राजधानी क्यों स्थानांतरित की? तो इसका देखिए सबसे प्रमुख कारण, 2-3 कारण था। पहला कारण था कि जो कलकत्ता था या बंगाल जो था वो भारत का एक कोने में था, पूर्वी क्षेत्र में था, जहाँ से अंग्रेज पूरे भारत पर अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे थे, पूरे भारत पे अपनी देखरेख नहीं कर पा रहे थे। उनको एक ऐसे सेंट्रल पार्ट की ज़रूरत थी, एक ऐसे मध्य क्षेत्र की ज़रूरत थी जहाँ से वो क्या कर सकते थे? पूरे भारत की मॉनिटरिंग कर सकते थे। क्योंकि क्या था कि अंग्रेज जो थे वो गोरे थे, तो उनको जो है कि क्लाइमेट, भारत का क्लाइमेट भी थोड़ा सा परेशान करता था, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी होती थी और ठंडी भी होती थी। चूँकि ब्रिटेन में तो हमेशा से 8 महीने तक शीत ऋतु रहती है, तो वहाँ से आके यहाँ के मौसम में एडॉप्ट करने में उनको कठिनाई होती थी। इसलिए उन्होंने अपने जो है कि ब्रिटिश जो राजधानी थी वो 2 राजधानी बनाई थी। एक राजधानी बनाई थी कलकत्ता को और दूसरी राजधानी बनाई थी शिमला को। चूँकि 6 महीने वो कलकत्ता में रहते थे और 6 महीने शिमला में रहते थे। कलकत्ता से शिमला की दूरी क्या थी? काफ़ी ज़्यादा थी, तो राजधानी ट्रांसफ़र करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और रास्ता भी सेफ नहीं था। बीच में क्रांतिकारी जो होते थे उनके गुटों पर या उनके टुकड़ियों पर क्या कर देते थे? हमला कर देते थे। तो इन सब चीज़ को देखते हुए दिल्ली को सबसे उपयुक्त माना गया और इसी कारण से दिल्ली को क्या बना दिया गया? ब्रिटिश अंग्रेजों का क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। ठीक है, दिल्ली जो हुई 1912 में अंग्रेजों की नई राजधानी बनी। ये पूछा जाता है कि घोषणा कब हुई थी राजधानी बनाने की दिल्ली को? तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने क्या किया? दिल्ली को नई राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या बना? भारतीयों अंग्रेजों का नया राजधानी बना। अब दिल्ली और शिमला की दूरी क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर सकते थे? ट्रांसफ़र कर सकते थे। जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसी समय जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही भारत में पहली बार जनगण मनगढ़ गीत क्या किया गया? गाया गया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि किसके स्वागत के उपलक्ष्य में पहली बार जनगण मनगढ़ गीत गाया गया? तो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के उपलक्ष्य में पहली बार क्या कर दिया गया? जो है कि जनगण मनगढ़ गीत गाया गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला डेट कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया। देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय इस समय कौन होगा? लॉर्ड हार्डिंग होगा। याद रखिएगा, कौन था दिल्ली भारत का वायसराय? दिल्ली दरबार के तीसरे दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग था। तो यहाँ लिख देंगे, पहले इसको देख लिया जाए। तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन के निर्णय को क्या कर दिया? रद्द घोषित कर दिया। ठीक है, लेकिन साथ ही बंगाल से उड़ीसा तथा
बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को ही बंगाल से उड़ीसा तथा बिहार को अलग कर दिया गया। और असम को पुनः 1874 की स्थिति में ला दिया गया। 1874 की स्थिति में ला दिया गया, ठीक है ना। और असम में ही सिलहट को भी जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया, सिलहट को क्या कर दिया गया, असम में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो देखिए ये पहला पॉइंट था जिसमें बताया गया 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन के निर्णय को क्या कर दिया, रद्द घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। साथ ही बंगाल से उड़ीसा तथा बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद से लेकिन फिर उसके बाद से पुनः जो है असम को पुनः क्या कर दिया गया, 1874 की स्थिति में वापस ला दिया गया और इसमें सिलहट को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद से पॉइंट क्या था, तो दिल्ली को कलकत्ता से स्थानांतरित करके कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की गई। क्या किया गया, घोषणा की गई। कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की गई। अप्रैल 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली ब्रिटिश भारत का नया राजधानी बना, ठीक है। याद रखिएगा, कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की गई। कब की गई, तो 1911 में, 1911 में। और 1 अप्रैल 1912 को, यहाँ डेट देख लीजिएगा ध्यान से, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली ब्रिटिश भारत की क्या बनी, नई राजधानी बनी, ठीक है। पूछा जाता है, देखिए 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा हमेशा, और दोनों क्वेश्चन में अगर ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, ठीक है। तो जब ये पूछा जाए क्वेश्चन तो आप बताइएगा कि 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की गई। किसने की, तो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम ने की। अगर प्रश्न आ जाए कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की या दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी कब बनी, घोषणा नहीं, कब बनी, तब आप क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या बनी, ब्रिटिश भारत की क्या बनी, राजधानी बनी। 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तीसरा, दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगाया गया, कौन भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो भारत के क्या थे, वायसराय थे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि तीसरे दिल्ली दरबार के समय, तीसरे दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के क्या थे, वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो देखिए ये सब दिल्ली दरबार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इवेंट 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। देखते हैं हार्डिंग
लॉर्ड ठीक है, 23 दिसंबर 1912 का दिन जो है कि तय किया गया कि क्या किया जाए, कलकत्ता से दिल्ली को क्या कर दिया जाएगा, दिल्ली तक राष्ट्रीय राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसी दिन जो था एक लंबे जुलूस में तय किया गया, 23 दिसंबर 1912 का दिन कलकत्ता से दिल्ली सत्ता स्थानांतरित करने का दिन तय किया गया। इसी दिन तो अपने एक लंबे जुलूस में ब्रिटेन के महाराजा के काफिले में लॉर्ड हार्डिंग अपने पूरे परिवार के साथ कलकत्ता से दिल्ली क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और इसी समय रास्ते में ही क्रांतिकारियों ने उनके गाड़ी पर क्या कर दिया, उनके कार पर क्या कर दिया, बम फेंक दिया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग बुरी तरीके से क्या हुए, घायल हुए। और इसी घटना को लॉर्ड हार्डिंग बम कांड कहा जाता है। तो यहाँ लिखिए, एक शाही जुलूस में, एक शाही जुलूस में कलकत्ता से दिल्ली जाते समय, दिल्ली जाते समय लॉर्ड हार्डिंग के कार पर क्रांतिकारियों ने बम से हमला कर दिया, जिसमें अपने पूरे परिवार सहित लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। इसी घटना को लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। ठीक है, देख लेते हैं 23 दिसंबर 1912 के दिन जब कलकत्ता से दिल्ली सत्ता स्थानांतरित करने का दिन तय किया गया, उसी दिन एक शाही जुलूस में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर या लॉर्ड हार्डिंग के कार पर क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, बम से हमला कर दिया। और ये रहा लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग क्या हुआ, बुरी तरीके से घायल हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने 3 घटनाक्रम को पूरा किया है। पहला हम लोगों ने पढ़ा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली दरबार 1911 में, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। आने वाले घटनाक्रमों में हम चर्चा करेंगे 1914 में हुआ प्रथम विश्व युद्ध, 1914 में ही कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, और 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। और यहीं से जो होता है 15 से 17 के बीच में जब चंपारण सत्याग्रह शुरू हो जाता है, तो वहीं से गांधीज्म शुरू हो जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। रिसेंटली केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि अब जो है नेशनल मूवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आएंगे। ठीक है, जिस पे हम लोगों को विस्तृत चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।